अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये ज़रा देखिए, ज़रा कंसंट्रेशन के साथ, कि हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं और रेंट एग्रीमेंट हमारी 11 मंथ्स की होती है। इसको लॉ के अंदर किसी भी जगह पे रजिस्ट्रेशन एक्ट में रेंट एग्रीमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसको लीज कहा जाता है। अच्छा, लीज जो है वो एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्यूट भी है, टेनेंसी एक्ट है, जो एग्रीकल्चर लीज से रिलेट करता है, जो रूरल एरियाज के अंदर हैं। लीजेस चूंकि अर्बन एरियाज में भी होती हैं, गवर्नमेंट अपनी लैंड की भी लीज करती है, और अर्बन एरिया मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर लीजेस भी होती हैं, जैसे फ्लैट्स की लीजेस होती हैं, या 99 ईयर लीज एक प्लाट की होती है। गवर्नमेंट अपने प्लाट्स भी लीज पे देती हैं, उनके भी मुख्तलफ टेन्यूर्स होते हैं, कोई 33 ईयर्स का होता है, कोई 60 ईयर्स का होता है, कोई 99 ईयर्स लीज के होते हैं। अभी चूंकि लीज के आया सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या रजिस्ट्रेशन से यानी एग्जम्प्टेड हैं, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 के ये लीज जो है वो ईयरली बेस पे होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया सेक्शन 17(1)(d) मीन्स लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीज मूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं होती, लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। प्लाट होता है, घर होता है, फ्लैट होता है, शॉप होता है, उनकी लीज होती है, और वो होती है फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस। अच्छा, ईयर टू ईयर बेसिस पे क्या होता है, एक लीज है 12 महीने की है, फिर एक्सटेंशन होती है दूसरे 12 महीने की, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ईयर टू ईयर बेसिस पे, नंबर 1। अच्छा, उसके अंदर आर फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। अभी कभी कभार क्या होता है कि लीज जो है वो 1 साल की, सपोज कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, कल मैंने आपको इस पर्सपेक्टिव में इतना डिटेल में नहीं समझाया था क्योंकि हम दूसरे सेक्शंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये पॉइंट ज़रूर था हमारा सेक्शन 5 के अंदर। अच्छा, एक लीज है जो सपोज कीजिए गवर्नमेंट आपको देती है या कोई बंदा प्राइवेटली आपको देता है, ये 10 साल के लिए आपको लीज मिलती है, 1 साल के लिए आपको लीज मिलती है। अच्छा, 1 साल की सपोज कीजिए लीज 1 लाख है, तो 1 लाख की आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर वो ही 10 साल के लिए आपको लीज देते हैं, तो उसका अमाउंट कितना हुआ, 10 साल की लीज का 10 लाख। फिर आप 10 लाख की उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे होती है ना। जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है, आया परचेज हो, सेल हो, लीज हो, तो उस वैल्यूएशन के मुताबिक स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं, जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स वसूल करती है, और वो टैक्स स्टाम्प्स के सूरत में होता है, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स इसके अंदर वो आता है। और जब वो आप टैक्स देते हैं तो फिर प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, और उसकी एक अथेंटिसिटी होती है। अच्छा, अभी चूंकि एक तो हुआ ईयरली बेसिस पे। अच्छा, फॉर मोर देन ईयर टर्म एक्सीडेड फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर और 10 ईयर्स आर रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, या तो आप उसको ईयरली बेसिस पे रिजर्व करें तो उसकी भी यानी हो जाती है रजिस्ट्रेशन। अभी पॉइंट ये है कि एक हमें ये तो समझ में आया विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 क्लास सबसेक्शन 1 क्लास डी के लीज की एक रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन कल मैंने आपको यह भी बताया था कि क्योंकि ये जो रेंट एग्रीमेंट है इसको भी अदरवाइज लीज एग्रीमेंट कहा जाता है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट किसी भी जगह पे हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिफाइंड नहीं है। हालांकि रेंट एग्रीमेंट भी रजिस्टर होती है, जिस तरह से उसके अंदर लिखा गया है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल जैसे सेक्शन 5 के अंदर, हो तो लीज नहीं है, वो तो रेंट एग्रीमेंट है। लेकिन चूंकि रेंट एग्रीमेंट जो है वो कहीं भी रजिस्ट्रेशन एक्ट में तो डिफाइन नहीं है। अभी चूंकि नॉमेनक्लेचर जरा चेंज है, तो हम इसको रेंट को लीज कहते हैं कि भाई ये लीज एग्रीमेंट है। और चूंकि हमें इसको जब सेक्शन 17 के अंदर ले जाते हैं, रेंट एग्रीमेंट को कहते हैं लीज एग्रीमेंट है। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि वो 11 महीने की जब हो गई तो ये लीज के एम्बिट से बाहर आ गई,
उसके पीछे विजडम क्या भी था उससे अब वी आर लिस्ट कंसर्न टू देम, लेकिन एकेडमिक पर्पज से जैसे मैं आपको समझा सकूं और आप उसको फॉलो कर सकें कि रेंट एग्रीमेंट जो है, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट कितना भी है, सपोज कीजिए एक किराया है फ्लैट का, आप ले रहे हैं 20,000, 11 महीने के हिसाब से 2,20,000 रुपया हो गया। अभी 2,20,000 रुपया आप किराया दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो 100 रुपये से ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है प्रॉपर्टी की, आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन चूंकि 11 महीने की है और आप उसको लीज एग्रीमेंट कहते हैं, तो लिहाजा ये एग्जम्प्ट हो गई, क्योंकि इसके सेक्शन 17(1)D के अंदर लीज एग्रीमेंट वो होती है जो 12 महीने के लिए और ये 11 महीने की है, तो ये एक्सक्लूड हो गई। अभी हम एक और पॉइंट पे आते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पॉइंट ये है कि सपोज कीजिए जैसे सेल एग्रीमेंट है, हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं और 50 लाख की लेते हैं, हम प्रॉपर्टी 1 करोड़ की लेते हैं, और एक इन्होंने एक ट्रेडिशन कहें या एक अपना रूल कहें कि भाई कहते हैं कि अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो टोकन मनी जो होगी वो 10% होगी। ये तो कोई ला तो नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बन गया है कि आपको 10 लाख रुपया एज ए टोकन मनी देनी पड़ेगी। आपने 10 लाख रुपया टोकन मनी दे दी, 90 लाख रुपया आपको बाद में पे करना है। अभी पॉइंट ये है कि भाई जब आप 10 लाख की एग्रीमेंट कर रहे हैं तो 100 रुपये से ऊपर ये रजिस्टर नहीं होगा क्या? This is a sale agreement, this is not a lease agreement, and sale within meaning of section 54 of Transfer of Property Act, if it exceeds amount of ₹100 requires compulsory registration। अभी पॉइंट ये है कि लॉ कहता है कि ये सेल एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड नहीं होगी। भाई सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, इसकी कहीं एग्जम्पशन है? तो कुछ कहते हैं लोग भाई ये जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स ने कहा कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद जो है वो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो इससे आएगा और वो दैट वुड बी कंक्लूसिव एंड फाइनल। इस डॉक्यूमेंट से राइट क्रिएट एक्सटिंग्विश नहीं होता। जब भी कोई राइट जो है वो या टाइटल जो है या इंटरेस्ट है उसके अंदर क्रिएट नहीं होता, ऑपरेट नहीं होता, डिक्लेयर नहीं होता, असाइन नहीं होता, और उसकी लिमिट कोई नहीं होती और कोई राइट उसके अंदर एक्सटिंग्विश नहीं होता, तो लॉ कहता है कि उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो इसका मकसद ये हुआ कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑपरेट करे या क्रिएट करे या डिक्लेयर करे या असाइन करे या उसको लिमिट करे या एक्सटिंग्विश करे कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, तब वो रजिस्टर होगा। तो क्या सेल एग्रीमेंट के अंदर एक बंदा अपना राइट क्रिएट नहीं कर रहा था, राइट डिक्लेयर नहीं कर रहा था, असाइन नहीं कर रहा था, उसके अंदर कोई लीगल लिमिटेशन नहीं थी, क्या उसका उस प्रॉपर्टी के अंदर अपना राइट मजीद सेल करने का एक्सटिंग्विश नहीं हुआ था? तो ये तो सारी इंग्रेडिएंट्स जो है सेक्शन 17 की तो उसके अंदर मिलती हैं, फिर ये रजिस्टर क्यों नहीं होता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सेक्शन 17 को अगर बारीक बीनी से आप पढ़ेंगे, और जो एज ए लॉ स्टूडेंट आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, हम तो इसको बार बार पढ़ते हैं, तो सेक्शन 17 के अंदर 2 पेजेस की उसकी डेफिनेशन है। ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं वो उसके अंदर सारे स्पेसिफाइड हैं, लेकिन आगे जो डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, कोई 2000 होंगे, 3000 होंगे, वो तो उसके अंदर नहीं दिए गए, लेकिन उसके अंदर ये दिया गया कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम ऑपरेट करता है और उसके अंदर हम देखते हैं वो डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करता है या कोई राइट असाइन करता है या किसी राइट को लिमिट करता है या उसके अंदर किसी का फर्दर राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है फर्दर सेल का, तो वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, यहां तक तो आपने समझा। तो सेल एग्रीमेंट जो है, जब ये सारी चीजें उसके अंदर हैं, हम उसको राइट हमने दे दिया, सारा टाइटल हमने दे दिया, एक डॉक्यूमेंट है, उसके बाद हमें उसकी फुलफिलमेंट करनी है, उसकी कंप्लायंस करनी है, उसको रजिस्टर करके देना है, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? अच्छा, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन एग्जम्प्ट है, वो भी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है।
रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर मैं आपको बताता हूं उसकी जो एक्सप्लेनेशन है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। सेक्शन 17 और सेक्शन 17 के अंदर ये क्योंकि 2 पेजेस कंप्लीट 2 पेजेस की डेफिनेशन है इसके अंदर, और 2 पेजेस के एंड में एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप अगर 17 सेक्शन 17 के आखिर में जब ये 1 पेज 2 पेज और तीसरा पेज 3 पेजेस पे ये सेक्शन 17 की तो लैंग्वेज है, एक्सप्लेनेशन से सेक्शन है, सेक्शन जो है वो 3 पेजेस पे है। अच्छा, 3 पेजेस का हर एक जो अल्फाज है वर्ड है वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको आपको बारीक बीनी से उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन किसी डॉक्यूमेंट की एग्जम्प्ट कर रहा है और किसी डॉक्यूमेंट पे फिक्स कर रहा है, इम्पोज कर रहा है। क्योंकि ये चीजें आज जो मैं आपको बता रहा हूं आपके रूटीन में रोजमर्रा के लाइफ में आती तो हैं, लेकिन आप उसको उस पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते। इसके अंदर इसने कहा कि भाई एक्सप्लेनेशन के अंदर उसने कहा कि ये अ डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और ऑपरेटिंग टू इफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम जो भी किसी को कोई प्रॉपर्टी देते हैं, जो हमसे प्रॉपर्टी लेता है, जो हमको एडवांस मनी देता है, जिसके साथ हम कमिटमेंट करते हैं, जो हमारी नेगोशिएशंस होती हैं, जो हम फर्स्ट एग्रीमेंट जो है वो उसके साथ एग्जीक्यूट करते हैं और उसके साथ बाकी पेमेंट लेकर हम उसको रजिस्टर सेल डीड करके देंगे, दिस इज आउटकम ऑफ सम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट। A document purporting or operating to effect a contract for the sale of movable property shall, word shall is there, shall not be deemed to require or ever to have required registration. अभी आप कहेंगे सर ये इसका तो पर्पज सर्व नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट जो आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इट शैल नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। तो इस ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन आगे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आगे आ रहा है कि जो टोकन मनी आपने ली अभी और दूसरा डॉक्यूमेंट निकलने वाला है, इसीलिए रजिस्टर नहीं होगा। नीचे है, अभी मैं पढ़ता हूं। Only for the fact that such document contains a recital। recital क्या भाई, हमने इसके साथ ये एक ट्रांजैक्शन की, कॉन्ट्रेक्चुअल हमारा ऑब्लिगेशन ये रिसाइटल्स है कि मैं इसको अपनी ऑफिस दे रहा हूँ और इज अगेंस्ट दैट इस हमारी फाइनल जो है वो डायलॉग या नेगोशिएशन हो गई 40 लाख पे, इसने मुझे 4 लाख 10% टोकन मनी दे दी, ये मुझे 36 लाख रुपया बाद में देगा। ये रिसाइटल है, ये रिसाइटल्स हैं, जो भी टर्म्स हैं जो उसके अंदर जो हमारे यानी एम्बोडीमेंट्स हैं, इसको यहाँ इन्होंने रिसाइटल्स कहा है। हम इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में एम्बोडीमेंट्स कहते हैं। कंटेंट्स क्या हैं भाई, इस एग्रीमेंट के कंटेंट्स क्या हैं जो अमूमन हम कहते हैं, वो यहाँ रिसाइटल्स हैं। रिसाइटल्स ऑफ द पेमेंट ऑफ एनी अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी आ गया ना, मना जो हमने 10% उसको दिया, और ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द परचेज मनी, आइदर आप पूरी पेमेंट करें या पूरी पेमेंट करें। देखिए यहाँ एक और भी चीज आ गई। सपोज कीजिए आपने मुझसे ये ऑफिस ले ली 40 लाख में और 40 लाख ही दे दिए, जो जिस लैंग्वेज ऑफ दिस प्रोविजन, फिर भी ला कहता है 40 लाख लेने के बाद भी कुरैशी साहब आप उसको साथ एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं तो रजिस्टर सेल डीड के लिए वो डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर रजिस्टर नहीं होगा। क्यों कि इसके अंदर रजिस्टर सेल डीड आ रही है जो दूसरा डॉक्यूमेंट है। रिसाइटल्स के अंदर ये हुआ कि भाई मैं 40 लाख आपसे ले रहा हूं और बाकी जो है मैं आपको रजिस्टर सेल डीड करके दूंगा, क्योंकि बाकी पेमेंट तो है नहीं, लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड सेल डीड निकलेगा उसके अंदर सारी जो ड्यूटी है वो पे अप हो जाएगी। तो इसका मकसद ये हुआ कि डॉक्यूमेंट जो भी है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रिसाइटल्स है, उससे दूसरा डॉक्यूमेंट निकल रहा है जो रजिस्टर्ड होगा, जिसके अंदर ड्यूटी पे अप होगी, वो रजिस्टर्ड होगा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। नंबर 2, नंबर 3 एक और भी इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपको पता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन? आंसर इज नो। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्स ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन? इवन आंसर इज नो।
Then we move in the state of such affairs that every power of attorney requires registration. लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता कि पावर ऑफ अटॉर्नी डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। तो आप कहेंगे कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी सारे जो भी हैं कोर्ट्स के अंदर जो पेश होते हैं और जो हम ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रार के सामने करते हैं वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। वो रजिस्ट्रार खुद कहता है कि भाई ये पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड हो, उसके बाद जो है वो उस पर ट्रांजैक्शन होती है, और नॉन रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी पे ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो मैं आपको अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बात कर रहा, अपनी तरफ से तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मेरे पास तो रेफरेंसेस होते हैं, मेरे पास तो लॉ होता है। जो भी चीज मैं आपसे करूंगा लॉ पे करूंगा। नहीं ये कर रहे तो ये इलीगल ये कर रहे हैं, इलीगल तो ये कर रहे हैं। मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो क्यों नहीं रजिस्टर होता। आप देखिए क्यों होगा। मैंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, मैंने कहा भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का मैं आपको अटर्नी अपॉइंट कर रहा हूं और मैं आपको सारे पावर्स डेलीगेट कर रहा हूं कि भाई आप इस पावर मेरी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल तक भी कर सकते हैं। यही होगा। अच्छा, पॉइंट ये है कि यहाँ हमारे यानी सिस्टम के अंदर दो पावर ऑफ अटॉर्नी मुतारफ कराए गए। एक कराया गया स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरा कराया गया जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। हम क्या करते हैं जब कोर्ट्स के लिटिगेशन के अंदर आते हैं तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि जनाब मुझे ये भाइयों ने बहनों ने और जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे बाप के, इन सब ने मुझे अपना अटॉर्नी एजेंट जो है वो नॉमिनेट कर दिया है, लिहाजा मैं इनका एजेंट हूं और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत खास करके इस केस के अंदर ये कोर्ट के अंदर चलता है। दिस इज अ ट्रेडिशन, दिस इज नॉट लॉ, दिस इज ट्रेडिशन। ट्रेडिशन के तौर पर चलता है। असल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कोर्ट के अंदर कौन सा पेश होना चाहिए, तो मैं इसके लिए आपके पास जो है वो लीगल जो है वो ले आया हूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या। पावर ऑफ अटॉर्नी देखिए ना, हमारे पास एक सिविल कोड रूल्स है। सिविल कोड रूल्स का है रूल 85। रूल 85 में आता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, जब आप कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग दाखिल करते हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं ना, तो उसके अंदर कौन सा पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए, यहाँ ये लिखा गया है। मैं जो भी आपको बात करता हूँ ना वो रेफरेंसेस से करता हूँ, मेरे पास रेफरेंसेस होते हैं। कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कुछ चेंज है क्योंकि एक सिस्टम बन गया है, जो पहले भी मैंने आपको कहा कि हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल लॉ है और ट्रेडिशनल लॉ जो असली लॉ को सुपरसीड करता है, तो असली लॉ डॉर्मेंट हो जाता है। हालांकि होना नहीं चाहिए, असली लॉ पिक्चर में होना चाहिए ना। अच्छा, अभी चूंकि मैं रूल 85 पढ़ रहा हूँ, रूल 85 कहता है कि व्हेन अ पार्टी अपीयर्स बाय रिकॉग्नाइज एजेंट, मींस एजेंट जिसको मैं डेप्यूट करता हूँ, मैं प्रिंसिपल, मैं अटर्नी या एजेंट डेप्यूट करता हूँ, अदर देन अ प्लीडर, प्लीडर के अलावा, क्योंकि प्लीडर इज आल्सो एजेंट, लेकिन यहाँ क्लियर किया गया कि प्लीडर अदर देन प्लीडर, प्लीडर नहीं एजेंट जिसको मैं थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी के डेप्यूट कर रहा हूं। द एजेंट शल बिफोर मेकिंग और डूइंग एनी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इन आर टू द कोर्ट फाइल इन कोर्ट पावर ऑफ अटॉर्नी, ही विल फाइल पावर ऑफ अटॉर्नी इन कोर्ट। ठीक है ना, यहाँ ये लिखा गया रूल 85 के अंदर। और क्या लिखा गया आगे, दैट पावर ऑफ अटॉर्नी इन फॉर्म नंबर 5 इन अपेंडिक्स बी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो फॉर्म नंबर 5 और अपेंडिक्स बी के तहत होगा। अपेंडिक्स बी आर इन द केस ऑफ एन एजेंट कैरिंग ऑन अ ट्रेड और बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी फाइल एन एफिडेविट स्टेटिंग द रेजिडेंस ऑफ द प्रिंसिपल द ट्रेड और बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एजेंट। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि यहाँ जो अब हमने इस प्रोविजन ने हमें बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी वो है जो फॉर्म नंबर 5 के मुताबिक हो, और वो फॉर्म नंबर 5 जो है वो अपेंडिक्स बी के अंदर नोटिफाई या मेंशन है। तो हमने चले गए अपेंडिक्स बी में। जब हमने अपेंडिक्स बी के अंदर आ गए तो ये सिंसुल कोड रूल्स हैं जो मेरे सामने है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। तो अपेंडिक्स बी के अंदर क्या हुआ कि हमें अपेंडिक्स बी मिला जिसके अंदर फॉर्म्स हैं,
और उसका एक पेज फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 4, ये फॉर्म नंबर 5 आ गया। फॉर्म नंबर 5 मेरे सामने है। फॉर्म नंबर 5 के नीचे है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। आप अगर सेंसिल कोड रूल्स हैं और अपेंडिक्स बी के अंदर फॉर्म नंबर 5 खोलेंगे, जो इंडिकेशन दी गई रूल 85 से, तो ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, और ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो दाखिल किया गया है, उन्होंने कहा है कि ये ऑर्डर 3 और रूल 2 की कंप्लायंस है। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू कि ऑर्डर 3 रूल 2 के अंदर अगर कोई भी बंदा खुद नहीं आता तो एजेंट के थ्रू आता है, और एजेंट जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी लाता है, जो ऑर्डर 3 रूल 2 की लैंग्वेज है। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी को डिफाइन किया गया रूल 85 में। फिर रूल 85 ने कहा पावर ऑफ अटॉर्नी वो होना चाहिए जो अपेंडिक्स बी और फॉर्म नंबर 5 में हो। तो फॉर्म नंबर 5 को जब हमने खोला तो वहां लिखा गया है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो कोर्ट के अंदर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अलो ही नहीं है, परमिसिबल ही नहीं है। बहरहाल हर एक सिस्टम के तहत चलता है, तो उसके अंदर ये पावर ऑफ अटॉर्नी आ गया। अभी चूंकि आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये हम पेश करते हैं, और एक और परसेप्शन है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, और बिगेर रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो नहीं सकता। लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का कौन सा सेक्शन है रजिस्ट्रेशन एक्ट के, मैंने भी आपको बताया है। मैंने आपको बताया है कि दो प्रोविजंस हैं, और सेक्शन 32 और सेक्शन 33। देखिए मैंने आपको बताया है। मैं दोनों प्रोविजन आपको पढ़कर बताता हूं, जिसके अंदर सेक्शन 32 में तो कहीं भी लिखा गया नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेंशन है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट आता है। तो डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, तो उसके अंदर चूंकि सेक्शन 33 के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी आता है, तो हमने इसको 33 को लिंक कर दिया 32 के साथ। जो भी हमारा इग्नोरेंस है, चूंकि हमें स्टडी सही तरीके से तो करते नहीं है, जो हमें बताता है जिस तरह से जो कहता है हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन सेक्शन 32 की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट है। सेक्शन 33 की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट है। वी कैन नॉट मिंगल बोथ प्रोविजंस सेक्शन 32 एंड 33 टुगेदर। बोथ प्रोविजंस हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस, और उसकी एप्लीकेशंस आल्सो डिफरेंट। लेकिन एनीवे क्योंकि मैंने आपका ये टॉपिक इसीलिए लिया कि मैं आपको एक कंप्लीट ऐसी अवेयरनेस दूं जो आपको लॉन्ग लाइफ पूरी जिंदगी काम आए, अगर आप लीगल फील्ड के अंदर हो तो मेरा मकसद कहने का ये है कि हम देखेंगे कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर होता है या नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी देखिए सेक्शन 32 के अंदर जो लैंग्वेज है वो मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 33 कहता है persons to present documents for registration, persons to present documents for registration except in the cases mentioned in section 89, every document to be registered under this act, whether such registration be compulsory or optional, shall be presented by some person executing or claiming under the same, or in the case of a copy of decree or order। तो वो जो बंदा खुद पेश करे डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन कौन सी दी गई है, कॉपी ऑफ डिक्री, डिक्री ऑफ द कोर्ट विल बी रजिस्टर्ड। अच्छा, representative assignee of the person or by agent of such person, representative or assigned duly authorized by power of attorney executed, by power of attorney executed and authenticated in manner hereinafter mentioned। तो सेक्शन 32 के सी में लिखा गया है कि वो एजेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसको रिप्रेजेंटेटिव किया गया हो और पावर दिया गया हो बाई पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू सेक्शन 32 के अंदर आया पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन ये यहां लिखा गया नहीं है कि पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, कि भाई रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, लेकिन ये पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराता है। अगर आप इसको बारीक बीनी से पढ़ेंगे तो जब जब अटॉर्नी उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे वो प्रॉपर्टी बेचता है, जब वो प्रॉपर्टी बेचता है
तो वो प्रॉपर्टी जब पेश करता है पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उसकी बेसिस पे, पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पे दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा, जो सेल डीड होगी, वो रजिस्टर्ड होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं होगा, जो इसकी लैंग्वेज है सेक्शन 32 की। ठीक है ना, एक बात जहन में आप ये रखना, क्योंकि मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूं। एक जहन में ये रखना कि 32 के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर नहीं है। 32 के अंदर जो पावर ऑफ अटॉर्नी का हवाला है, आप रजिस्ट्रार के सामने पावर ऑफ अटॉर्नी पेश करें और अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा दें, तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो सेल डीड बनेगी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे होगी ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो डॉक्यूमेंट सेल डीड रजिस्टर्ड होगी, पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, आते हैं सेक्शन 33 की तरफ। सेक्शन 33 कहता है पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी रिकॉग्नाइजेबल फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 32। पावर ऑफ अटॉर्नी की रिकॉग्निशन क्या है? यहां ये लिखा गया है ए के अंदर कि इफ प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी resides in any part of Pakistan in which this act is for the time being in force, a power of attorney executed before and authenticated by the registrar of sub-registrar within whose jurisdiction of sub-district the principal resides। तो उन्होंने कहा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी आप अथेंटिकेट कराएंगे रजिस्ट्रार से, रजिस्टर नहीं कराएंगे, यहां लिखा हुआ नहीं है कि रजिस्टर कराएंगे, अथेंटिकेट कराएंगे। अथेंटिकेट क्या होगा? रजिस्ट्रार आपका सामने करेगा बिफोर में, जिस तरह से मजिस्ट्रेट करता है, जिस तरह से आपका नोटरी पब्लिक करता है, जिस तरह से वाइस काउंसिल करता है, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा करता है, सिमिलरली रजिस्ट्रार जो आपकी जुरिस्डिक्शन में, वो आपका सामने करेगा पावर ऑफ अटॉर्नी बिफोर में। यहां कहां लिखा गया है 33 के अंदर रजिस्टर होगा? यहां भी नहीं है। तो अभी पॉइंट ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड कौन से प्रोविजन में होता है? तो मेरा आपको कहने का मकसद ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर प्रोविजन होता तो पावर ऑफ अटॉर्नी की एग्जीक्यूशन और अथेंटिसिटी आर्टिकल 95 के अंदर नहीं होती, क्योंकि आर्टिकल 95 जो भी लैंग्वेज देता है उसके अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्रेशन की तरफ कहीं भी नहीं शो करता। मैं आर्टिकल 95 पढ़ता हूं, कानून शाद ऑर्डर का, प्रिजम्पशन ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी। कोर्ट कौन से डॉक्यूमेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रिज्यूम करती है एज अथेंटिकेटेड, कि भाई ये अथेंटिकेटेड है या ड्यूली एग्जीक्यूटेड। द कोर्ट shall presume that any document purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by a notary public। देखिए executed before, ये अल्फाज है ना, आप अल्फाजों से बाहर नहीं निकल सकते। मीन्स एग्जीक्यूटेड बिफोर, ये आ गया नोटरी पब्लिक, कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान काउंसिल, वाइस काउंसिल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और आगे लिखा गया है कि एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड अथेंटिकेटेड बाय। आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों अल्फाजों का मफहूम क्या है? लॉ मेकर्स ने एग्जीक्यूटेड बाय, एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड अथेंटिकेटेड बाय दो अल्फाज क्या लिखे? अथेंटिकेट है क्या? एग्जीक्यूशन तो समझ में आती है, भाई मैं खड़ा हूं जिससे मैंने प्रॉपर्टी ली, जो बंदा जिसने मुझे बेचती, सेल कर दी, वो भी खड़ा है, अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। वो कहता है, रजिस्ट्रार पूछता है कि भाई बात सुनो, आपने इसको प्रॉपर्टी दी? हाँ से मैंने दी। पैसे आपको सारे मिल गए? हाँ से सारे पैसे मिल गए। अच्छा, अभी आप उसको दे रहे हैं। अभी पॉइंट ये है कि अथेंटिकेट का मकसद क्या है? आया वो बंदा जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसको क्या सब रजिस्ट्रार पर्सन जानता है? क्योंकि अथेंटिसिटी समथिंग डिफरेंट। अथेंटिसिटी मींस ट्रू और जेन्युइन, ट्रांजैक्शन ट्रू और जेन्युइन। ट्रू और जेन्युइन कैसे होगी? आया रजिस्ट्रार उसको कैसे जानता है? दैट ही इज द पर्सन। ठीक है, कोई दूसरा बंदा उसकी जगह पे पेश हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए, अच्छा पायरेसी हो जाए, वो बंदा असली ना हो और उसका हम शिकल हो और वो खड़ा हो जाए, वो कहे से मैंने दे दी, तो ये इसके लिए लिखा गया कि भाई रजिस्ट्रार एग्जीक्यूशन जब करेगा तो ही विल अथेंटिकेट।
ऑथेंटिसिटी के बगैर एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं है। तो ऑथेंटिकेट मीन्स ट्रू और जेन्युइन, टू प्रूव और सर्व टू प्रूव टू बी रियल। वाकई ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है। अगर ट्रांजैक्शन जीनियन तब होगी जब एग्जीक्यूटेंट्स जो हैं वो जीनियन होंगे, जिसके फेवर में किया गया है वो भी जीनियन है, जो कर रहा है वो भी जीनियन है। ये दोनों चीजें एग्जीक्यूशन से पहले ऑथेंटिसिटी अगर नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन फेल जाएगी। तो इसीलिए आर्टिकल 95 में लिखा गया है। ठीक है ना, यहां तक भी आपने समझा। अभी चूंकि जब ये क्लियर हो गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी जीनियन है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके सामने एग्जीक्यूट हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने एग्जीक्यूट हुआ, जो एग्जीक्यूट कर रहा है बंदा जिसके फेवर में दोनों खड़े हैं, मजिस्ट्रेट दोनों को जानता है, या थ्रू शनाख्ती कार्ड के जानता है या किसी वकील के थ्रू जानता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी के बगैर वो मजिस्ट्रेट बिफोर मी नहीं करेगा। वो वाइस काउंसिल जो है एम्बेसडर बिफोर में नहीं करेगा, फेडरल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बिफोर में नहीं करेगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो तो कोई भी कर सकता है ना। उसके अंदर पायरेसी भी हो सकती है, गलत बंदा भी आ सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, तो एग्जीक्यूशन तो होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन शैल बी सपोर्टेड बाय ऑथेंटिसिटी मीन्स प्रूफ एंड जीनियननेस, कि वाकई ये जो ट्रांजैक्शन है वो जीनियन है। और जीनियन ट्रांजैक्शन तब होगी जब सही बंदे होंगे। जब ये इतना आर्टिकल 95 को क्लियरिफाई करता है, सिमिलरली सेक्शन 32 इसकी जीनियननेस ऑथेंटिसिटी बता रहा है। सेक्शन 33 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बता रहा है कि भाई इट शैल बी एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड बिफोर रजिस्ट्रार। तो कहां रजिस्ट्रेशन लिखा गया है? सेक्शन 33 के अंदर कि भाई रजिस्टर होगा। और सबसे बड़ी बात ऑन द टॉप ऑफ ऑल, क्या लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो भी दिए गए हैं विच रिक्वायर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17, जिसके अंदर आपने सेक्शन 17(1) में की लैंग्वेज देखी कि ऑल अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर गिफ्ट भी है, उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन किसी भी जगह पे सेक्शन 17 के 3 पेजेस की लैंग्वेज है पूरे प्रोविजन की, और 3 पेजेस के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी जगह पे नहीं है। तो अभी पॉइंट ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर क्यों हो रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर होने से क्या पर्पस सर हो रहा है, आया ये लॉ की वायलेशन क्यों हो रही है। ठीक है, अभी आप कहेंगे सर तो क्या कोर्ट्स के सामने ये पॉइंट एजिटेट नहीं हुई? सुपीरियर कोर्ट्स ने इस पॉइंट पे कोई लॉ पॉइंट फार्मूलेट नहीं किया? सुपीरियर कोर्ट्स ने इसके ऊपर कोई रूलिंग या अथॉरिटी पास नहीं की? जो आप बात कर रहे हैं कि भाई प्रोविजंस की लॉ की ग्लेयरिंग वायोलेशन हो रही है, क्या ये चीजें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नोटिस में नहीं आई? क्या ये 1908 का प्रोविजन है? पाकिस्तान तो 1947 में वजूद में आया, पहले तो हमारे पास इंडिया के लॉज एप्लीकेबल थे, और जो अभी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसका असली नामनक्लेचर है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो क्या इंडियन के एआईआर के जो भी लॉज हैं उसके अंदर ये कहीं कोई डिसीजन नहीं है कि भाई ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर एग्जीक्यूशन और ऑथेंटिसिटी होती है और रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ऐसा कोई लॉ है नहीं, और आप हमें बता रहे हैं कि भाई ये एक ट्रेडिशन हो गई। तो मैं आपको एक क्लियर कर रहा हूं ना, मैं आपको क्लियर करूंगा विथ रेफरेंसेस और आखिर में विथ केस लॉ, क्योंकि मैंने आपको पहले सारे रेफरेंसेस दिए। सेक्शन 32 मैंने आपको पढ़कर सुनाया, सेक्शन 33 मैंने आपको पढ़कर सुनाया, रूल 85 मैंने आपको पढ़कर सुनाया सेंसिबल कोड रूल्स का, फॉर्म नंबर 5 अपेंडिक्स बी भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ऑर्डर 3 रूल 2 का रेफरेंस सीपीसी का भी मैंने आपको दिया, सेक्शन 32 सेक्शन 33 रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी मैंने आपको हवाला दिया, और आखिर में मैंने आर्टिकल 95 कानून शाहत ऑर्डर का भी हवाला दिया कि भाई उसके अंदर जो हमें प्रूव करना है वो उस डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी की एग्जीक्यूशन और फॉलोड बाय ऑथेंटिसिटी, अगर ये है तो इट रिक्वायर्स नो रजिस्ट्रेशन। तो अभी मैं आप कहेंगे सर कहाँ किस जगह पे है या कोई ऐसा केस लॉ फार्मूलेट हुआ, क्योंकि हम
जो भी कोर्ट में जाते हैं इस तरह की अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स करूंगा तो मुझे जज कहेगा से आप केस ला दें, तो मैं उसको केस ला दूंगा जो अभी आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। जरा गौर से सुनना और वो नोट भी करना, पढ़ना, क्योंकि एक नई पॉइंट है, लॉन्ग लाइफ आपको काम आएगी। ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, इट इज अ बिग पॉइंट, दैट इज नॉट माई ओन क्रिएशन। मैं तो उसके डेप्थ में गया लेकिन मैंने सारी चीजें एक्सप्लोर कर दी, जो मुझे एक्सप्लोरेशन से कुछ मिला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। Power of attorney was neither a document which could in itself either operate to create, declare, assign, limit, or extinguish any right, title, or interest in an immovable property, nor would it even support to do so. Power of attorney therefore did not fall under section 17(1)(a) of the Registration Act and was exempted from registration. आप लिखें, ये आपको केसला में आपको दे रहा हूं कि इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, PLD 1987 लाहौर, पेज नंबर 659। तो ये पाकिस्तान का था और तो बहुत सारे फॉरेन के थे लेकिन मैंने चूंकि आपको पाकिस्तानी ला दिया। PLD 1987 लाहौर, पेज 657, 659। तो ये जो भी रेफरेंसेस थे उसके अंदर मैंने आपको काफी इनलाइटन किया और आप जिसे समझें कि लॉ असली क्या है, एप्लीकेशन उसकी क्या है, प्रोविजंस क्या कहते हैं, सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट लॉ की कैसे है और हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो एज अ लॉ स्टूडेंट ये आपको नो हाउ होना बहुत जरूरी है। तो ये तीन बातें थी जो मैंने कहा कि इन द स्टार्ट में आपको समझाऊंगा। नंबर 1, लीज फॉर 11 मंथ्स। नंबर 2, ईयर टू ईयर बेसिस लीज। जो 11 मंथ्स लीज है दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जो ईयर टू ईयर बेसिस पे लीज है दैट इज सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद मैंने रेंट एग्रीमेंट भी बताया और आपको यह भी बताया कि रेंट एग्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड इन रजिस्ट्रेशन एक्ट। और सेल एग्रीमेंट का बताया कि सेल एग्रीमेंट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन की एग्जम्पशन भी एक्सप्लेनेशन के अंदर दी गई है सेक्शन 17 के अंदर। और लास्ट जो था वो पावर ऑफ अटॉर्नी था जो मैंने आपको बताया इट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, लेकिन फ्रीक्वेंटली पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड हो रहे हैं और दैट इज एक किस्म का हमारे पास एक ट्रेडिशनल लॉ है, असली लॉ से हटकर। एनीवे आपको एज अ लॉ स्टूडेंट ये सारी चीजें आनी चाहिए।